सबसे पहले धर्मनाथ सर को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके प्रैक्टिस के 50 साल होने पर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बिहार में कुंवर सिंह हुए थे जो 80 साल के उम्र में अंग्रेजों से लड़ाई किए थे, और दूसरा धर्मनाथ सर है। वैसे तो अधिवक्ताओं की लड़ाई ये शुरू से लड़ते आए हैं और बार काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं, लेकिन अभी 78 साल के उम्र में इनका थोड़ा क्रांतिकारी रूप दिख रहा है। तो इसलिए और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ईमानदारी के साथ अभी अधिवक्ताओं की लड़ाई और उनको जो भी इस तरह के जो हमारे साथी हैं अधिवक्ताओं में से उनको एकत्र करके इस लड़ाई को मजबूती देने में सर अगुवाई कर रहे हैं। और मंच पर उपस्थित योगेश चंद्र वर्मा सर, बिंदु केसरी सर और भी मंच पर पंकज जी, पूर्व बार काउंसिल सदस्य, मंच पर उपस्थित तमाम हमारे सीनियर अधिवक्ता और यहाँ पर बैठे प्रिय साथियों, अभी बार काउंसिल जो फॉर्म ले रहा है वेरिफिकेशन फॉर्म, तो उस वेरिफिकेशन फॉर्म लिए जाने के खिलाफ में मैं नहीं हूँ। बार काउंसिल लेकिन यह कई बार ले चुका है और इस बार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसके लाइट में यह लिया जा रहा है। हम ठीक है, आप ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। यह होना ही चाहिए कि जो भी फर्जी हैं अधिवक्ता उनका आप वेरिफिकेशन करिए और उनको आप बाहर करिए। लेकिन ये अपना काम, सवाल यहाँ पर है कि ये अपना काम ईमानदारी से करते ही नहीं हैं। इनको पहले भी जो दिया गया था 2024 में, उसमें भी वेरिफिकेशन फॉर्म ही था, उसमें किसी भी अधिवक्ता का वेरीफाई नहीं किया गया उनका, और तब फिर उसके बाद ये आदेश आया है। अगर वेरीफाई कर दिया गया होता तो इस आदेश की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। उसमें यह भी है कि जो कॉलेज है, जो लॉ कॉलेज है, कई लॉ कॉलेज ऐसे हैं जो फर्जी डिग्रियां दे देते हैं। तो हम यहाँ से पूछना चाहते हैं कि बार काउंसिल उन लॉ कॉलेजेस का मॉनिटरिंग करता है तो कैसे मॉनिटरिंग करता है कि वो फर्जी डिग्री दे रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बार काउंसिल में किस तरह के लोग जा रहे हैं। एक जो बैनर पर एक सवाल दिख रहा है कि बार काउंसिल में व्याप्त अनियमितता, तो सबसे पहले इनका जो चुनाव का जो पद्धति है वह क्या है? हम तो समझते हैं कि अभी देश में जो चुनाव का चल रहा है, जिस तरह से आ रहे हैं, यह शिकायत की दिल्ली का जो चुनाव हुआ और हरियाणा का जो चुनाव हुआ, इसमें वोटर लिस्ट में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। यह पहले से ही बातें आ रही थी, रिजल्ट आने के पहले से। तो उसी तरह से पहले बार काउंसिल जो है हमारा, और खास करके हम तो बिहार का ही बार काउंसिल देख रहे हैं, तो बिहार का जो बार काउंसिल है, पहले यहाँ पर वो सारे जो प्रैक्टिसेज होते हैं, माल प्रैक्टिसेज चुनाव के, वो सारे यहाँ पर होते हैं। वो पहले वोटर लिस्ट यहाँ का तैयार करने का बात हो या उससे लेकर के काउंटिंग तक का बात हो, हर एक चीज में घालमेल पहले यहाँ होता है। यहाँ पहले एग्जाम्पल सेट किया जाता है और तब उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि देश में कहीं पर किसी राज्य में या पूरे देश में भी चुनावों में धांधलियाँ होती हैं। तो हम लोगों को इसके लिए भी सचेत रहना होगा, और हम अधिवक्ता हैं तो हमारी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है, तो हम भी समाज के नागरिक हैं और सबसे अधिवक्ताओं ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी और चुनाव की गड़बड़ी पर भी हमें चौकस रहना होगा। और भी समस्याएं हैं, खास करके महिलाओं की समस्याएं हैं। तो आप देखें कि जो 35% जो रिजर्वेशन मिला, उसकी वजह से जो लोअर कोर्ट
है उसमें तो महिलाएं आ गई जुडिशियरी में, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं दिखती हैं उतना। वही हाल यहाँ भी है। उसके सीटिंग अरेंजमेंट का सबसे बड़ा सवाल है, महिलाओं को सीट नहीं मिलता है। अगर वो उनके कोई मतलब उनके कोई फादर कोई रिलेटिव्स अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट जनरेशन महिला हैं, तो उनको तो एकदम दरकिनार ही कर दिया जाता है। उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं होता है, उनके लिए कुछ नहीं सोचा जाता है। तो हम समझते हैं कि यहाँ से हमें थोड़ा सा महिलाओं को और जो लोग पीछे रह गए हैं, समाज में भी जो पीछे रह गए हैं, जो इस विकास के दौर में पीछे रह गए हैं, इस जो जुडिशियरी है इसमें अधिवक्ता बनने में भी जो मैं कहती हूँ पिछड़े समुदाय या फिर दलित समुदाय से आने वाले जो भी अधिवक्ता है, तो उनको थोड़ा सा आगे रखने के लिए सोचना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम अधिवक्ताओं का नेतृत्व करने चले हैं तो हमें सबसे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए कि जो पीछे छूट गए हैं, वह चाहे पैनल का हो बात या फिर लीगल एड का हो, कमेटी का बात हो, कहीं का भी हो, अपॉइंटमेंट का सवाल, इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही सीटिंग का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ही एक गाइडलाइन आया है इसी जनवरी महीने में ही कि जितने भी कोर्ट परिसर हैं उन कोर्ट परिसरों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और अभी नया बिल्डिंग जो बना है, इसके पहले अगर आप देखें तो हाई कोर्ट की भी हालत बहुत खराब थी। इस मामले में यहाँ भी महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह रेखांकित किया, माना अपने आदेश में कि जो भी है, जो जजेज भी जो है, बहुत सारे जिला के न्यायालय ऐसे न्यायालय हैं या मुफस्सिल कोर्ट ऐसे हैं जहां पर जजेज, महिला जजेज तक के लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। और उसके लिए गाइडलाइन दिया जा चुका है, बार काउंसिल को दिया जा चुका है, जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनको दिया जा चुका है, और जो सरकार है, सरकार के मुख्य सचिव को भी, हर एक स्टेट के मुख्य सचिव को भी यह दिया गया है। अब यहाँ पर मैं यह बात इसलिए कह रही हूँ कि इसमें हमारी जिम्मेवारी यहाँ पर यह बनती है कि यह काम कैसे जल्दी से जल्दी लागू हो, क्योंकि आदेश बहुत पारित होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पर सरकार तो शायद इसकी जानकारी भी बहुत है कि नहीं है, हमने तो पेपर में, अखबार में यह खबर नहीं देखा था, इसलिए वो किसी लॉ जर्नल में ही देखा है यह चीज़, उन्होंने रिपोर्ट किया था। तो हमें उसको भी लागू कराने के लिए हमारा यह जिम्मेवारी बनता है कि हम इन चीज़ों के प्रति सचेत रहें और अधिवक्ताओं के हितों की कैसे रक्षा हो, इसके लिए जो सच में जो चिंतित रहते हैं अधिवक्ताओं के हितों के प्रति, वो कैसे नेतृत्व में आए, वो कैसे बार काउंसिल में भी चुने जाएं, या चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि बनते हैं वो वही बने, इस पर सबसे पहले काम करना होगा। और इसी के साथ आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।